नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी का स्टार्ट किया था और आपको पता है कि हम एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक से हम अपना जो रिवीजन है उसको कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए ये मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। आज जो है हम सेकंड पार्ट में क्लाइमेट यानी जलवायु से शुरू करेंगे और आगे देखेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करूं। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं भारतीय जलवायु की। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो वो होता है अक्षांशीय अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित कुछ शब्द हैं जिनसे जलवायु के जो निर्धारित करने वाले कारक हैं वो डिफाइन होता है। तो जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंड फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से हैं उसको हम ज़रा सा देख लेते हैं। एल से हो जाता है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, ए से अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, एन से नियरनेस फ्रॉम सी यानी समुद्र से निकटता, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि पवन की दिशा, एफ से फॉरेस्ट यानी वन, ओ से ओशियन करेंट्स यानी समुद्री जलधाराएं, आर से रेनफॉल्स यानी वर्षा, एम से माउंटेन यानी पहाड़ एवं पर्वत, और एस से होता है सॉइल यानी मिट्टी। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र तल से निकटता, ये सारी चीज़ें क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है, जलवायु को नियंत्रित करती हैं। तो ये जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून चलती है उसकी जो सामान्य दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु के टाइम पर जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण ही वहाँ पर वर्षा होती है। नेक्स्ट, भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब एवं तमिलनाडु में। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो एक तो होता है पश्चिमी घाट, हिमालयन और मेघालय क्षेत्र। ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय में आपको पता होगा मोनसिनराम, जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत में जो जलवायु है उसको क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से जलवायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यहाँ पर पवनों के बारे में दिया हुआ है। एक है व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। व्यापारिक पवनें 0 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। कोटेशंस में जैसे कि कथन और कारण में जो है वो दे दिया जाता है, या फिर 4 ऑप्शंस में से इनको ऑप्शन बना के आपको दे दिया जाता है कि व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं या व्यापारिक पवनें कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो व्यापारिक पवनें जो हैं वो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच में बहती है। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंध यानी कि 35 डिग्री NS से विषुवतीय निम्न दाब वायुदाब कटिबंध यानी कि 0 से -5 डिग्री NS की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। यानी कि व्यापारिक पवनें जो हैं 0 डिग्री से लेकर
30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में बहती है। उत्तरी अक्षांश में जो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें बहती है उसको हम उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें कहते हैं। जो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बहती है उसको दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। लू क्या होता है? लू जो है गर्मियों के मौसम में चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं उसको क्या कहा जाता है? लू। तो लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। अभी तक दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी तथा असम में चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह है लेह। कोपेन ने 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो वो 5 वर्गों में। जलवायु निर्धारण करने के आधार क्या क्या हैं? तो जलवायु निर्धारण करने के 3 आधार हैं। वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, यानी कि ईयरली और मंथली जो औसत तापमान है, टेम्परेचर है वो। दूसरा जो क्राइटेरिया है, आधार जो है वार्षिक एवं मासिक वर्षा। और तीसरा क्राइटेरिया है वनस्पति। तो जलवायु को निर्धारित करने वाले के 3 आधार हैं। कौन कौन सा है? पहला है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और तीसरा है वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु के प्रदेश जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखें, जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत और क्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कोपेन ने जो है भारत के जलवायु को अलग अलग जलवायु के रूप में उसको विभाजित किया है। जैसे लघु शुष्क ऋतु, जिसको AMW के द्वारा संकेत किया जाता है। ये जो पवनें हैं ये किन क्षेत्रों में बहती है? ये जो जलवायु है ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट जो है, गोवा का दक्षिण और भारत का जो पश्चिमी तट है, यानी कि गुजरात महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये जो हवाएं चलती है। और इसका जो संकेत है ये जरूर याद रखिएगा, वर्ण संकेत। किससे इसको संकेतिक किया जाता है? तो वो है AMW। दूसरा है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, जिसको A और S से डिनोट किया जाता है। और ये जो है कहाँ किन क्षेत्रों में चलती है? तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, ये इस क्षेत्र में चलती है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, इसके लिए कौन सा वर्ड संकेत के रूप में यूज़ किया जाता है? तो वो है AW। ये कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग, इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु पाई जाती है। तो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि AW जो वर्ण संकेत है वो किस प्रकार की जलवायु के लिए संकेत किया जाता है, संकेतित किया जाता है? तो ये है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। तो इसके लिए VSHW से इसको डिनोट किया जाता है। और ये किस क्षेत्र में चलती है? तो उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में ये जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, जिसको किस लेटर से डिनोट किया जाता है? तो BWHW उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ये कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल, तो राजस्थान में। तो ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग जो है उस क्षेत्र में ये वाली जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा शुष्क शीत जलवायु, तो इसके लिए जो यूज़ होता है लेटर वो है CWG। और ये किस क्षेत्र में बहती है ये जलवायु? तो ये है गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। ये क्षेत्र जो हैं इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क शीत ऋतु, जिसको CWG से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु।
जिसको DFC से डिनोट किया जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसाम में ये जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जिसको E से डिनोट किया जाता है, और ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय प्रदेश और उत्तराखंड, जो हमारा उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है उसमें ये जलवायु पाई जाती है। और इसके लिए कौन सा लेटर डिनोट किया जाता है इससे, तो E लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। टुंड्रा तुल्य जलवायु, तो ये जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ये जलवायु पाई जाती है, और इसके लिए जो लेटर है वो ET का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कोपेन द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, इसको अलग अलग वर्ण संकेतों से संकेत दिया गया है, और यहीं से क्वेश्चन से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से याद कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर, सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित होता है। वस्तुतः यह एक दोलायमान यानी कि स्विंगिंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। हमने पढ़ा था व्यापारिक पवनों के बारे में, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें जहां पर मिलती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है ITCZ। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। जब दोनों पवनें मिलती हैं, कौन कौन सी, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जब मिलती हैं तो उसके मिलने से कौन सी पवन बनती है, तो विषुवतीय पछुआ पवन बनती है और उसकी उत्पत्ति होती है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है भारत की जो मानसून का आगमन भारत में किस प्रकार से होता है और किस डेट में होती है, उसके बारे में इस मैप के द्वारा आप समझ सकते हैं आप। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है किससे, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून के बौछार से। ये कर्नाटक में जो है इस प्रकार की वर्षा होती है। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु ख़त्म होती है वहाँ पर पूर्वी मानसून जो है, मानसून शुरू हो जाता है, और मानसून से जो पूर्व कुछ पवनें वहाँ पर जो बारिश होती है उसको कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। और ये वर्षा कहाँ पर होती है, कर्नाटक में। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है, तो आम्र वर्षा केरल एवं तटीय कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है, तो इसका समय होता है जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो केरल राज्य में। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, छोटा नागपुर पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, नवंबर और दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना। तो ये जो है क्या है, ये भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर और पूर्वी जो मानसून होता है उससे सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो तमिलनाडु को प्राप्त होता है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है, तो यह जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता जो है इनके जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, क्योंकि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा अधिकतर रेतीला एरिया है, इसी वजह से दिन में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और रात में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, क्योंकि
रेत का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही जल्दी शिफ्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है इसी वजह से। नेक्स्ट है, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। चलिए इसको देखते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है जो निम्न है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि 200 मीटर से अधिक वर्षा वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये है पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र, हिमालय, मेघालय की पहाड़ियाँ पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो असम में हैं के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलती है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिक वर्षा, यानी कि मिनिमम 200 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो बार ईयरली देखने को मिलता है। मध्य वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कच्छार की घाटी, मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये मध्य वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। तीसरा है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर वर्षा कम होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार, इन क्षेत्रों पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ये जो क्षेत्र हैं वो न्यून वर्षा वाले क्षेत्र हैं। एक है नेक्स्ट है अल्प वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ये क्षेत्र जो हैं अल्प वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। यानी कि जेट स्ट्रीम क्या है? तो ये एक प्रवाह है जो 12 किलोमीटर ऊपर क्षोभ मंडल से पश्चिम से पूर्व दिशा में ये बहती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मृदा, यानी कि सॉइल। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और हाँ, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ से आपको PDF इसका मिल सके। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये कौन सा है? मृदा यानी सॉइल। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन एवं अवस्थिति के आधार पर भारत की जो मृदाएं हैं उसको अलग अलग कई भागों में बांटा गया है। एक है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। एक एक करके इन मृदाओं की विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस इनसे बनते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा और वन मृदा और लाल मृदा, इनसे क्वेश्चन जो है भर भर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा है क्या। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श यानी फ्लोर। जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसी को हम मृदा के नाम से जानते हैं, जो हमारे लिए उपजाऊ होती है।
भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इतना ध्यान रखना, भारत के सर्वाधिक यानी कि लगभग 40% क्षेत्र में जो है वो जलोढ़ मृदा यानी कछारी मृदा पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। रेगर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कपासी मृदा भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कपासी मृदा, रेगर मृदा या फिर काली मृदा, तीनों अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। रेगर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो ये है काली मृदा का। नेक्स्ट, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी में जो कोई जो है पीली मृदा है, लाल मृदा है, तो मिट्टी में जो पीलापन है या फिर मिट्टी में जो लालपन है वो किस वजह से है? तो मिट्टी में जो पीलापन है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से, और लालपन जो है वो लोहे की ऑक्साइड की वजह से देखने को मिलता है। लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा जो है ये केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? तो ये है लेटराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मृदा में उदासीनता को कम करने के लिए, उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए किसका यूज़ होता है? जिप्सम का। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण करने की क्षमता किस मृदा में होती है? तो बलुई या फिर दोमट मृदा जिसको हम कहते हैं, इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? तो वो होती है चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो दलहनी फसलें, जिसमें हमने देखा मटर का जो होता है, जिसमें राइजोबियम नामक एक वो पाया जाता है जीवाणु, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर खींचकर उसका नाइट्रोजनीकरण करता है। ठीक है, तो राइजोबियम जो है वो मटर के दाल के गांठों में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए दलहनी फसल जो है मृदा की उपजाऊ बढ़ाने के लिए दलहन की खेती की जाती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैसे जैव पदार्थ की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो ये हुआ है अवनलिका अपर्दन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो वो है लेटराइट मृदा। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका एवं रेत। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो वो जस्ता। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर, और गंगा के मैदान की जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, यानी कि नाइट्रोजन और चूने की कमी वहाँ पर पाई जाती है। किस मृदा में? लवणीय मृदा में। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो ये अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो ये कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो ये वनों को
वनारोपण के द्वारा, यानी कि अधिक से अधिक वन लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति, 1 से 6 पीएच मान जो है अम्लीय मिट्टी को दर्शाता है, 7 पीएच मान उदासीन मिट्टी का स्वभाव है, और 8 से 14 जो पीएच मान होता है वो क्षारीय मृदा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पतियाँ। भारत में विभिन्न प्रकार के वन और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कौन सा वन पाया जाता है, उसका यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा डाटा दिया हुआ है। चलिए हम उसको देखते हैं। समूह वन को अगर हम देखें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन दिया हुआ है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल पर के 2.92% यानी कि 2.92% प्रतिशत पर ये जो है क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है। समूह 2 उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ये 13.79% पर है। समूह 3 उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ये 19.73% क्षेत्र पर है। समूह 4 तटीय एवं दलदली वन, ये भारत के जो कुल क्षेत्रफल का 0.69% क्षेत्र पर ये वन पाया जाता है। समूह 5 की अगर हम बात करें तो समूह 5 में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो भारत में लगभग सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाया जाता है। कितना? 41.87% क्षेत्रों पर। समूह 6 उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये भारत के 2.25% पर पाया जाता है। समूह 7 उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ये भारत के 0.17% क्षेत्र में ये पाया जाता है। समूह 8 उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, ये जो है भारत के 2.69% क्षेत्र में पाया जाता है। समूह 9 उपोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन, ये जो है भारत में 2.69% क्षेत्रों में है। समूह 10 उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, भारत में इसकी जो मात्रा है बहुत ही कम है, 0.03% क्षेत्रों में मात्र ये विस्तृत है। समूह 11 माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन, ये जो है 0.69% क्षेत्र पर है। समूह 12 हिमालयी समशीतोष्ण वन, ये जो है भारत के 4.12% क्षेत्र पर है। और उसके बाद में समूह 13 हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन, ये भारत के 0.84% भाग पर है। समूह 13 हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन, ये जो है भारत में 2.55% क्षेत्र में है। इसके अलावा जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में जो है सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को की गई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये दार्जिलिंग में पाया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर की वृक्ष का। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी या फिर खेजरी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1980 में। सागौन तथा साल के वृक्ष
किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में ये वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालयी पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों के का बाहुल्य है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये लाठी बांस। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। कहाँ पर? भोपाल में की गई थी। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। जहाँ कटीले झाड़ियों की बात हो जाए तो वहाँ पर रेगिस्तानी इलाका, जहाँ पर वर्षा कम होती है, उन्हीं क्षेत्रों में ये कटीले झाड़ियाँ और लंबी जड़ों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये 8वां स्थान। भोजपत्र यानी कि भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में। पलास के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो पलास का वृक्ष। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो वो है देवदार। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो ये है 4975 वर्ग किलोमीटर में, जो हमारा पश्चिमी बंगाल और ये क्या कहते हैं, जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ इलाका है, उस क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। भारत में जो है दोस्तों 8 वनस्पति क्षेत्र हैं। उन वनस्पति क्षेत्रों के बारे में भी देख लेते हैं हम जरा सा। यहाँ पर दे रखा है क्षेत्र, यहाँ पर उसका विस्तार और यहाँ पर वनस्पति विवरण। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र ये कश्मीर से कुमायूं तक है और इसमें जो है वनस्पति विवरण शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, इसमें चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष जिसमें चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं। अल्पाइन क्षेत्र जो है यहाँ पर श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष और सदाबहार वृक्ष भी इस क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र ये जो है सिक्किम से दार्जिलिंग तक का क्षेत्र है और इसमें ये शीतोष्ण क्षेत्र है जहाँ पर ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि जायफल वृक्ष जो है वो कहाँ पाया जाता है, या फिर श्वेत देवदार वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। असम क्षेत्र जो है ये ब्रह्मपुत्र एवं सूरमा घाटियों के बीच में फैला हुआ है। इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट होते हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसका विस्तार कहाँ तक है? पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदानी भागों में सिंधु का मैदानी क्षेत्र विस्तृत है। ये क्षेत्र शुष्क व गर्म है। इसमें कंटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती है। गंगा का मैदानी क्षेत्र ये कछारी मैदान में पाया जाता है। इसमें गेहूँ, चावल और गन्ने की खेती जो है बृहद मात्रा में होती है। दक्कन क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप का जो समग्र भूमि है उसको हम दक्कन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। मालाबार क्षेत्र ये जो पाया जाता है प्रायद्वीपीय तटों पर, इसमें जो है घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़ और काफ़ी या काजू आदि की खेती यहाँ पर देखने को मिलती है। अंडमान क्षेत्र ये अंडमान द्वीप तक विस्तार है इसका। इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलाबी जंगलों की अधिकता इसमें पाई जाती है।
भारत के कुछ प्रमुख वानिकी शोध संस्थान हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है। तो इसकी स्थापना ये किस क्षेत्र में है उसके बारे में आपको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर ये शोध संस्थान दिया हुआ है, स्थापना वर्ष है और राज्य है, किस राज्य में है या यहाँ पर क्षेत्र है, किस क्षेत्र में है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ये कहाँ पर है? देहरादून यानी उत्तराखंड में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, जोधपुर यानी राजस्थान में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938 में इसकी स्थापना की गई थी, बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और जोरहाट असम में ये स्थापित है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग्स, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और कोयबट्टूर यानी तमिलनाडु में ये स्थापित है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में ये स्थापित है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1977 में शिमला में यानी कि हिमाचल प्रदेश में किया गया था। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसकी स्थापना 1997 में हैदराबाद यानी तेलंगाना में किया गया। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में इसको स्थापित किया गया, जबलपुर मध्य प्रदेश में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इसकी स्थापना जो है 1993 में रांची यानी झारखंड में किया गया। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962 में इसकी स्थापना बेंगलुरु यानी कर्नाटक में किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में इसकी स्थापना भोपाल यानी मध्य प्रदेश में किया गया। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, इसकी स्थापना अल्मोड़ा उत्तराखंड में किया गया 1988 में। लास्ट है उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1979 यानी कि 1979 में तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में किया गया। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। तो ये आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जो है नई वीडियो को लेकर मैं आपके लिए उपस्थित होऊंगा, इससे आगे का पार्ट जो है वो करवाऊंगा और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।